सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज बच्चों की दुखती नब्ज़ के टॉपिक के रिगार्डिंग, और इसका नाम है एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस और निवेश गुड़क। जी हाँ मेरे भाई, ये 5 ऐसे वर्ड हैं जिन्होंने नाक में दम कर रखा है, जीना हराम कर रखा है। किसकी वैल्यू कहाँ होती है, कौन एक से ज़्यादा हो सकता है, कौन एक से कम हो सकता है, कौन नेगेटिव हो सकता है, कौन पॉजिटिव हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इसमें बच्चों को, लेकिन क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में गारंटीड है। थ्योरेटिकल ले लीजिए या न्यूमेरिकल ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज हम अपने जो है इसी प्रॉब्लम का समाधान जो है इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बट उससे पहले भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ जो है आने वाला है कल के पेपर टर्म 2 के लिए। और सुबह सुबह मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने एक जो है मॉक पेपर जो है, एक मॉक पेपर जो है, मॉक पेपर 2 आपकी इतनी डिमांड थी कि मॉक पेपर 2 भी बना दीजिए, तो वो मैंने बना दिया है। उसकी नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब ने नहीं भेजी है। तो भाई अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जो है नहीं आई होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन को जो है ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगी, और बार बार चैनल को चेक करते रहिएगा कि कोई नई वीडियो जो है मैंने अपलोड करी है या नहीं करी है। ठीक है, तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले हम 4 वर्ड के रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपीसी, एपीसी के रिगार्डिंग। एपीसी जो है ये क्या होता है और इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करती है। तो एपीसी का जो भाई फॉर्मूला होता है ये होता है C/y। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है आपका C/y। ठीक है, ये आपको क्या बताता है भाई? C क्या है यहाँ पे? C बेटा यहाँ पे आपका उपभोग है, और Y क्या है यहाँ पे आपका आय है। तो ये आपको ये बताता है कि आय का कितना भाग, आपको ये क्या बताता है? आपको ये बताता है कि आय का कितना भाग जो है ये उपभोग में जा रहा है। आय का कितना भाग उपभोग हो रहा है, ये आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है। तो आपको इसके लिए सी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो 10,000 रुपये है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सारे के सारे 10,000 रुपये खर्च कर दूँ, सेविंग ना करूँ? आपको बस ये पता होना चाहिए हमारी जो आय होती है उसका या तो भोग हो जाता है या सेव हो जाती है, ये आपको बस पता होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है बिना सेविंग के रह सकता हूँ? हाँ भाई रह सकता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? बिना सेविंग के रह लेता है इंसान। अच्छा जी, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी जो इनकम है वो 10,000 रुपये है और मैं 20,000 रुपये खर्च कर दूँ? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सी जो है वो ग्रेटर देन वाई हो सकता है? हाँ भाई हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बचत का यूज़ कर लूँगा। ये सिचुएशन कब होगी? बचतों का मैं क्या कर लूँगा? बचतों का यूज़ कर लूँगा। सी वाई से ज़्यादा जो है हो सकता है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। मतलब एपीसी की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है जी। इसके साथ साथ क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मैं 5,000 ही खर्च कर रहा हूँ, जो मेरे पास 10,000 रुपये है, मेरी आय जो 10,000 है, 5,000 उपभोग कर रहा हूँ, 5,000 बचत कर रहा हूँ। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो हो ही सकता है। ये तो 0.5 हो जाएगा, आधा उपभोग कर रहा हूँ आधा बचत कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी इनकम 10,000 रुपये और मैं उपभोग ही ना करूँ? ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, और इसका ये दूसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सी जो है वो कभी 0 हो सकता है? आपको ये ध्यान रखना है बेटा, सी कभी भी 0 नहीं हो सकता। उपभोग के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, बचत के बिना रह सकता है। तो ये सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो आपने एक छोटी क्लास में नंबर लाइन पढ़ी होगी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव का इन्फिनिटी। तो भाई इसकी वैल्यू भले ही 0.1 रहेगा, भले ही 0.1 रहेगा, लेकिन उपभोग तो होगा ही होगा, 0 कभी भी नहीं होगा। तो इसकी जो वैल्यू है
वो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक बात करती है, इससे पीछे तो इसकी वैल्यू जाएगी नहीं। जैसे कि यहाँ पे -1, -2, -3 ये सब होता है, तो भाई ये यहाँ से पीछे नहीं जा सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी वैल्यू मतलब कहाँ से, हमेशा 0 से जो है 0 से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, APC, और कहाँ तक जा सकती है इसकी वैल्यू, इन्फिनिटी तक। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। 0 भी नहीं हो सकती, ठीक है, 0 से हमेशा बड़ी रहेगी, और इन्फिनिटी मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ये हो गई आपकी APC की वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से, APS की। APS का फॉर्मूला क्या होता है, APS का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका S/Y। अब ये क्या बताता है आपको, ये आपको ये बताता है कि आय का कितना भाग जो है वो बचत में जा रहा है, ये बताता है आय का कितना भाग बचत हो रहा है, ये आपको इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन देता है। तो भाई अब जैसे देखिए एक एग्जांपल समझिए, अब S के बारे में आपको यहाँ बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 10,000 रुपये मेरी इनकम है, तो बेटा क्या ऐसा हो सकता है मैं 10 के 10,000 सेव कर लूँ। मैंने आपको ये बोला y = C+S होता है, C कभी भी 0 नहीं हो सकता, इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो अगर मेरी इनकम 10,000 है तो ऐसा हो सकता है मैं 10,000 सेव कर लूँ, मतलब मैं उपभोग ही ना करूँ। भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला उपभोग कभी भी 0 नहीं होगा, बचत 0 हो सकती है। S = 0 पॉसिबल है, C = 0 कभी भी नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो APS का मूल्य 1 नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि 10,000 इनकम है और मैं 20,000 सेव कर लूँ। अबे भाई जब एक ही नहीं हो सकता तो 2 कहाँ से हो जाएगा, भाई बचत आय का पार्ट होती है। अबे जब कमाई 10,000 रहा हूँ तो 20,000 कैसे कर लूँगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो मेरी इनकम 10,000 है, मान लो मैं 10,000 से कम 5,000, 6,000, 7,000 सेव कर लूँ, हाँ ये तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5,000 उपभोग कर रहा हूँ, 5,000 ये कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बचत ही ना करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 भी रुपया बचत ना करूँ 10,000 रुपये में से, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ भाई पॉसिबल है। अभी क्या समझाया, S जो है S 0 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, S 0 हो जाएगा और हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट इसकी बात करें अगर हम बात करें कि अगर मेरी इनकम 10,000 रुपये है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैंने सेविंग कर रखी थी उसका भी मैं यूज़ कर लूँ, ऋणात्मक बचत उसका भी मैं यूज़ कर लूँ, तो क्या ये -1 आ सकता है? हाँ भाई ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये गोल के पी जाइए। APS नेगेटिव हो सकता है, APS 0 भी हो सकता है, लेकिन कभी 1 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है हमेशा, यहाँ पे मान लो मैं 0.9 लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू बेटा इधर लाई करती है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है बेटा। तो APS की वैल्यू जो है वो माइनस के इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक लाई करती है, 0.9 तक, कभी भी 1 नहीं होगी। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 1 नहीं होगा, 1 से इसकी वैल्यू हमेशा छोटी रहती है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है अगर इसका ध्यान से समझना है, कभी कभार प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि भाई APC और APS जो है =1 जो है प्रूफ करके बता भाई कैसे होता है। तो बहुत इजी है बेटा, y = C+S होता है, ठीक है। पूरे समीकरण को y से भाग कर दीजिए, ठीक है, पूरे समीकरण को y से भाग कर दीजिए। तो जब y से भाग करूँगा यहाँ क्या आएगा, 1। ये किसका फॉर्मूला होता है, APC का। ये किसका फॉर्मूला होता है, APS का। ये लो हो गया। इसमें क्या है, हलवा क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए आ गया। y से क्या कर दिया मैंने, y से भाग कर दिया इस समीकरण को कि भाई हमारी जो आय होती है वो भोग होती है या बचत होती है, हो जाएगा अपने आप के प्रूफ। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टर्म के रिगार्डिंग। ये जो टर्म है बेटा ये है MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसका फॉर्मूला होता है ΔC और ΔS, ये इसका फॉर्मूला होता है। और MPS का जो फॉर्मूला होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में, ध्यान से समझिएगा। इसका फॉर्मूला सॉरी बेटा यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने लिख दिया
डेल्टा सी, और यहाँ पे जो आएगा आपका डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, और यहाँ आएगा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसका भी बहुत ही एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा। सबसे पहली बात तो आपको ये क्या बता रहा है बेटा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, वृद्धि। तो ये आपको ये बताता है पहली बात तो कि बढ़ी हुई आय का कितना भाग उपभोग हो रहा है, ये बताता है आपको। जबकि ऊपर वाला क्या बता रहा था, आय का कितना भाग उपभोग हो रहा है, और ये बढ़ी हुई इनकम का, कि अगर आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होती है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप उसमें से वो जो इनकम बढ़ी है उसमें से कितना उपभोग करोगे। सिमिलरली ये क्या आपको बताता है, ये आपको बताता है कि बढ़ी हुई आय का कितना भाग बचत हो रहा है, ये आपको ये बताता है। और बेटा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एमपीसी और एमपीएस इन दोनों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि घोल कर पी जाइए। 0 से लेके 1 के बीच में होती है इसकी वैल्यू, 0 से लेके 1 के बीच में होती है इसकी वैल्यू, 0 से 1, 1 से कभी बड़ी नहीं होगी, 0 से कभी छोटी नहीं होगी। मतलब कि ना तो एमपीसी और ना ही एमपीएस ये बेटा कभी ऋणात्मक जो है ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते। ठीक है, और क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनका उपभोग के साथ और बचत के साथ सीधा संबंध होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और एक से ज़्यादा भी जो है एमपीसी और एमपीएस ये कभी भी ग्रेटर देन जो है नहीं होंगे बेटा। ये बात आप गोल के पी जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 भी हो सकती है, एमपीसी और एमपीएस 0 हो सकते हैं बेटा। ठीक है, एमपीसी 0 हो सकता है बेटा, एपीसी 0 नहीं हो सकता। एमपीसी 0 हो सकता है, एपीसी 0 नहीं हो सकता। यहाँ हम बढ़ी हुई आय की बात कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, एमपीसी 0 हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, अच्छा इसी के साथ साथ ये 0 हो सकता है, और ये एमपीएस और एमपीसी ये दोनों 1 भी हो सकते हैं बेटा। लेकिन मैंने आपको ऊपर अभी वो पढ़ाए थे एपीसी वगैरह, तो मैंने आपको वहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एपीसी कभी भी बेटा 0 नहीं होता, ये मैंने आपको समझाया था। एपीएस कभी भी 1 नहीं होता। ठीक है, लेकिन एमपीएस होता है। एपीसी कभी 0 नहीं होता, लेकिन एमपीसी होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एपीएस जो है वो बेटा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एमपीएस जो है ये बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। तो ऐसे इसमें भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। बताइए प्रूफ करके। तो आपको बस क्या करना है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी डेल्टा एस, ये होता है इसका फॉर्मूला। पूरे समीकरण को डेल्टा वाई से वो कर दीजिए भाग, जैसे ऊपर वाई से करा था यहाँ डेल्टा वाई से कर दीजिए। पूरे समीकरण को जब आप डेल्टा वाई से कर दोगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा 1, ये किसका फॉर्मूला होता है एमपीसी, और ये किसका फॉर्मूला होता है एमपीएस। ये ले हो गया प्रूफ। तो भाई ये बहुत ही आसान चीज़ है, गोल के पी जाइए, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और बच्चों की दुखती नफ्स सही है। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है बेटा निवेश गुणक। निवेश गुणक का कैसा संबंध होता है इसके साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, देखेंगे इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसको बेटा के से इंडिकेट करते हैं, के से। तो के का जो फॉर्मूला होता है ये होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। के का एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और के का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/1 में क्या होता है बेटा 1/में जो है एमपीएस। ये बेटा इसके 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है, ये इसके 3 फार्मूले होते हैं। सबसे पहली बात तो निवेश गुणक होता क्या है, तो निवेश गुणक आपको ये बताता है, कि निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है। तो निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है, ये बात तो तय है।
तो निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि कितने गुना अधिक हुई है, कितने गुना अधिक हुई है, ये जो है बेटा निवेश गुणक आपको बताता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहीं पे 1,00,000 रुपए का, या मान लो कहीं पे मैंने 10,000 रुपये का प्लांट लगाया, कहीं एक इंडस्ट्री सेटअप कर दी 10,000 रुपये में, जिसकी वजह से इनकम के अंदर 1,00,000 रुपये की वृद्धि देखने के लिए मिली। तो बेटा 4 जीरो से 4 जीरो, आंसर कितना आएगा 10। ये 10 क्या बता रहा है, ये 10 ये बता रहा है कि आय में जो वृद्धि की जो दर है ना, आय में जो वृद्धि हुई है वो भाई 10 गुना ज़्यादा हुई है। क्या हुई है, 10 गुना ज़्यादा हुई है। किससे, निवेश से बेटा। निवेश देखिए, निवेश कितना है भाई, निवेश कितना है, निवेश 10,000 है। 10,000 को जब 10 से गुना करूँगा तो ही तो 1,00,000 आएगा। तो निवेश गुणक आपको ये बताता है कि निवेश में जितनी भी वृद्धि हुई है ना, निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है। ठीक है, निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है, तो कितने गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है आय में, इस चीज़ को निवेश गुणक बताता है। सिंपल है। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। पहले आप समझिए एमपीसी और के का संबंध। ठीक है, पहले आप ये समझिए, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम में कैसे आया था। इसका जो है बेटा कैसा संबंध रहता है, तो इसका जो संबंध होता है ये बेटा प्रत्यक्ष संबंध होता है सबसे पहली बात तो। ठीक है, संबंध भी लिखने के लिए आ जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जब एमपीसी बढ़ता है तो के भी बढ़ता है, फिर अगर एमपीसी घटता है तो के भी घटता है, और फिर फोर्थ में इसका आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा अगर बेटा रिलेशन आ जाते हैं तो। ठीक है, अच्छा अब जो है इसको प्रूफ करके देख लेते हैं बेटा। मान लीजिए एक बारी हम जो है 0.5 ले लेते हैं वैल्यू। ठीक है, 0.5 ले लेते हैं वैल्यू, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5, दशमलव हटाएंगे यो 10 में से 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब बेटा मान लीजिए 0.8 ले लेते हैं। ठीक है, 0.8 लेते हैं, 1 माइनस 0.8 तो 0.2, दशमलव हटाएंगे ये तो 10/2 इज इक्वल टू 5। तो देख लीजिए जब मैंने 0.5 लिया तो ये कितना आ रहा है बेटा 2, और जब मैंने 0.8 लिया तो ये कितना आ रहा है 5। तो सीधा सीधा रिश्ता है या नहीं है। इसी तरीके से के का और एमपीएस का कैसा रिश्ता होता है बेटा, के का और एमपीएस का जो है विपरीत संबंध होता है बेटा, विपरीत संबंध। ठीक है, विपरीत का मतलब क्या होता है कि अगर बेटा एमपीएस बढ़ेगा तो के घटेगा, अगर बेटा एमपीएस घटेगा तो के बढ़ेगा। और चौथे में क्या लिख दीजिए, चौथे में इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा जी अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रूफ करके कि मान लीजिए एमपीएस मान लो 0.5 है, तो आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर 2 आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो है कैसे आएगा 2, डेसिमल हटाएंगे 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब मान लीजिए ये 0.2 है, घटा दिया मैंने तो ऊपर 10 आ जाएगा बेटा, तो 2 पंजे 10। देख लो जब 0.5 था तो 2 आ रहा है, जब 0.2 था तो 5 आ रहा है, तो उल्टा रिश्ता है बेटा। अब बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझेंगे क्वेश्चन। हमने क्या करा, अभी रिश्ता समझा बेटा इनका कि भाई के का और एमपीसी का कैसा रिश्ता होता है बेटा, इसका जो है भाई प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, तो या आप इसको जो है ऐसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे। हमने बोला कि भाई यहाँ इनका जो है सीधा रिश्ता होता है, एमपीसी का और के का सीधा रिश्ता होता है। तो प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया क्या, उन्हें ऐ नहीं बोला कि बताइए कि भाई इसका सीधा रिश्ता होता है। शाम वाले पेपर में क्वेश्चन आया, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। उसमें क्या आया, इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, डेल्टा सी और डेल्टा वाई। ठीक है, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। यही बताया बेटा मैंने अभी इसका फॉर्मूला आपको। तो उसने क्या लिखा, इसको भोग में परिवर्तन, इसको आय में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि जब उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, जब उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात बढ़ता है तो आय में परिवर्तन और
निवेश में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात भी बढ़ता है। ये लिख दिया उनने बेटा। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उनने क्या करा, उनने इस चीज़ को हिंदी में लिख दिया, उपभोग में परिवर्तन डेल्टा सी, आय में परिवर्तन डेल्टा वाई। मतलब उनने बोला कि जब एमपीसी का अनुपात बढ़ता है, या एमपीसी लिखा ना उनने, तो आय में परिवर्तन डेल्टा वाई, निवेश में परिवर्तन डेल्टा आई, तो इसका भी अनुपात बढ़ता है। ये क्या है बेटा, आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या होता है, के होता है ना। तो उनने घुमा दिया आपको। तो बेटा सेम ऐसा ही क्वेश्चन एमपीएस के साथ भी आ सकता है। गोल के पी जाइए बात ये आप भाई। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो वो ये भी लिख सकता है कि जब बचत में परिवर्तन या बचत में वृद्धि, कुछ भी लिख सकता है, और आय में परिवर्तन का अनुपात जब बढ़ता है तो आय में परिवर्तन और निवेश का अनुपात घटता है। सेम इसका उल्टा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इस बात को जो है आप घोल के पी जाएंगे, किसकी वैल्यू क्या होती है, किसका किसके साथ जो है कैसा संबंध होता है और कैसे जो है इसको प्रूफ करते हैं। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सारी की सारी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।